डेल क्रॉस ई इक्वल टू क्या होगा, रो वी बाई एप्सिलॉन, रो वी बाई एप्सिलॉन। अगर रो वी ज़ीरो है, मीडियम फ्री फ्रॉम चार्ज है ना, तो ये ज़ीरो हो जाएगा इफ़ रो वी इक्वल टू ज़ीरो। डेल डॉट बी हमेशा ज़ीरो होता है। डेल डॉट ई इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी माइनस म्यू डी एच बाई डी टी। डेल क्रॉस एच इक्वल टू सिग्मा प्लस एप्सिलॉन डी ई बाई डी टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कंडक्शन करंट। तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हैं और ये इक्वेशन भी यूज़ होती है। डेल डॉट इक्वल टू ज़ीरो भी यूज़ होता है। चारों इक्वेशन को यूज़ करते हैं वेव की इक्वेशन डिराइव करने के लिए। ठीक है, वेव कब बनेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ भी वैरी करे और स्पेस के साथ भी वैरी करे। अभी तक हम लोग जो भी वेव पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे हमने ये एज्यूम करके चला था, हम वही वेव पढ़ रहे थे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो। हमने ये एज्यूम किया था, हमेशा क्वेश्चन में हर डेरिवेशन में ये एज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में है। अगर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, या फिर ई क्रॉस एच का जो डायरेक्शन आना चाहिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आना चाहिए। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। ठीक है, ये हमेशा तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में हो। ऐसे फील्ड को हम TEM कहेंगे, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन। अच्छा, तो उस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम मैं यहाँ पे भी सिग्मा इक्वल टू ज़ीरो लेकर के चल रहा हूँ। मीडियम जो ले रहे हैं हम है ना, वो नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। ये हो जाएगा एप्सिलॉन डी ई बाई डी टी। ठीक है, दूसरा एजम्पशन हम ये लेकर चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का जो टाइम वेरिएशन है वो साइनसॉइडल है। ठीक है, विथ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस ई इक्वल टू, अगर आप एच इक्वल टू है ना एच नॉट इंटू ई टू पावर एच एस इक्वल इंटू ई टू पावर जे ओमेगा टी ले लें, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो जे ओमेगा बाहर आ जाएगा और फिर ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो एच डी एच बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, जे ओमेगा इंटू एच। यहाँ से हम डी एच बाई डी टी को जे ओमेगा इंटू एच एस लिख सकते हैं, डी एच एस बाई डी टी इक्वल टू, जहाँ पे एच एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एच एस मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस के साथ वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम डेल क्रॉस ई इक्वल टू लिखेंगे माइनस ओमेगा म्यू एच एस। यहाँ पे हम ई को भी स्पेस का फंक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डेल क्रॉस एच इक्वल टू डेल क्रॉस एच एस इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन, यहाँ पे जे भी होगा, जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एस। फिर हम इसको फिर से इसका कर्ल लेते हैं है ना, इसका फिर से कर्ल ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर ई एस, क्योंकि डेल डॉट ई का भी टर्म आएगा लेकिन डेल डॉट ई क्या है, यहाँ से ज़ीरो है। तो ये माइनस जे ओमेगा म्यू और डेल क्रॉस एच एस को यहाँ से पुट कर दो, जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एस। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल होगा, हम लिखेंगे डेल स्क्वायर ई एस माइनस यहाँ से जे और जे प्लस इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ई एस माइनस के स्क्वायर ई एस इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे माइनस के स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर
म्यू एप्सिलॉन, है ना। यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा जे ओमेगा रूट अंडर म्यू एप्सिलॉन, इसी को हम जे बीटा बोलते हैं। इसको हम k से रिप्रेजेंट करें या फिर हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा इक्वल टू जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन, इसको जे बीटा, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इसी तरह से। तो अब यहाँ पे हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे d की वैल्यू गामा आ जाएगी, फिर हम e का इक्वेशन लिखते हैं, है ना, प्लस और माइनस दोनों के फॉर्म में ना। ई एस इक्वल टू हम लिखेंगे a e टू पावर गामा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस b e टू पावर माइनस गामा, ये स्पेस है, इसका स्पेस वेरिएशन है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर z डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है तो हम यहाँ पे z लिखते हैं, यहाँ पे a और b कांस्टेंट है। जहाँ पे गामा इक्वल टू क्या होगा, गामा इक्वल टू हम लिखते हैं अल्फा प्लस जे बीटा, इन जनरल गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा लिखते हैं अगर मीडियम लॉसी है तो, ठीक है। ये आ जाएगा a इंटू ई टू पावर अल्फा जेड इंटू ई टू पावर जे बीटा जेड प्लस b ई टू पावर माइनस अल्फा जेड ई टू पावर माइनस जे बीटा जेड, ये आ जाएगा। अब फिर यहाँ से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्पेस में है ना, जब तुम z इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे, है ना, तो ये टर्म कहाँ चला जाएगा, इन्फिनाइट को चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। z इक्वल टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फाइनाइट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a को 0 होना पड़ेगा इस टर्म को, ठीक है। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी ना, एटीन्यूएट करता है, तो a क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ई एस इक्वल टू बी ई टू पावर माइनस अल्फा जेड ई टू पावर माइनस जे बीटा जेड। और अगर इसमें आप टाइम भी ले लेंगे तो ई एस इक्वल टू आ जाएगा बी इंटू ई टू पावर माइनस अल्फा जेड। अब बी क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड को दिखाएगा, तो इसको हम यहाँ पे ई नॉट लिख देते हैं, ई टू पावर माइनस जे बीटा जेड इंटू ई टू पावर जे ओमेगा टी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इसका रियल पार्ट आ जाएगा, है ना। इसको हम लिखेंगे ई नॉट इंटू ई टू पावर माइनस अल्फा जेड इंटू ई टू पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो इसका रियल पार्ट आ जाएगा ई नॉट इंटू ई टू पावर माइनस अल्फा जेड कॉस इसको मैंने, ये हमने पहले मान लिया था कि ये z डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है ना, तो ये इस तरह का फॉर्म आ जाता है। इसको मैंने एक और फॉर्म में लिखा था, अल्फा को अभी हटा देते हैं, मान लें कि एटीन्यूएशन नहीं है, लॉसी मीडियम नहीं है ना, तो ये ई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड आ जाएगा। इसको मैंने बताया था, इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे k डायरेक्ट क्या k का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ k इक्वल टू बीटा रिप्रेजेंट करेगा, या फिर इसको हम बीटा इक्वल टू क्या है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा म्यू एप्सिलॉन। k का मैग्नीट्यूड जो है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा ना, अगर मीडियम लॉसी नहीं है तो, ठीक है। या फिर k का मैग्नीट्यूड अगर मीडियम लॉसी है तो फिर क्या k का मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तब k का मैग्नीट्यूड माइनस गामा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा या गामा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे अगर ये ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ना होकर के ये टोटल हम पुट कर दें, यहाँ पे सिग्मा प्लस जे ओमेगा सी भी आ जाए, तो यहाँ पे ये गामा स्क्वायर ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं।
मॉडुलस ऑफ के ये हो जाएगा, और के का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। ठीक है, ये इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्पेस में इस तरह से डिराइव करते हैं। इसका इक्वेशन ये आ जाता है। इस इक्वेशन को फिर से लेते हैं, है ना। इस इक्वेशन को जब हमने डिराइव किया था तो हमने मान लिया था कि ES जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस वेरिएशन है, वो सिर्फ Z के टर्म में हो रहा है। अगर हम ये मान के चलें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो वेरिएशन है ना, ये तीनों कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हो रहा है। हाँ, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, डेल का मतलब क्या हो जाएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 बाई डी वाई स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ES प्लस d2 ES बाई डी वाई स्क्वायर प्लस d2 ES बाई डी जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ES इक्वल टू 0। ये लिखेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है? जिस डायरेक्शन में हमने कहा था कि वेव Z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, तो Z डायरेक्शन के, Z के ही वेरी होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरी होता है। मतलब जिस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरी हो, उस डायरेक्शन में क्या होता है, Z ट्रैवल करता है। ठीक है, तो अगर ES x y z मतलब किसी कोऑर्डिनेट, किसी जनरल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब x के साथ भी उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, y के साथ भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और z के साथ भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये क्वांटिटी भी नॉन जीरो होगी, ये क्वांटिटी भी नॉन जीरो होगी, और ये क्वांटिटी भी नॉन जीरो होगी। अगर वेव सिर्फ z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो E का मैग्नीट्यूड स्पेस के साथ सिर्फ z डायरेक्शन में चेंज होगा। तो अगर सिर्फ z डायरेक्शन में चेंज होगा तो सिर्फ ये क्वांटिटी नॉन जीरो होगी, और हम इन दोनों क्वांटिटी को जीरो कर देते थे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया कि E का जो मैग्नीट्यूड है वो x कोऑर्डिनेट के साथ भी चेंज हो रहा है। जैसे आप x कोऑर्डिनेट के किसी पॉइंट पे हैं, ठीक है, x कोऑर्डिनेट के दूसरे पॉइंट पे चले जाओ तो E का मैग्नीट्यूड पहले मान लो कि 1 वोल्ट पर मीटर था, दूसरे पॉइंट पे 0.5 वोल्ट पर मीटर होगा, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बस E का मैग्नीट्यूड हमने लिख रखा है। ठीक है, E का अपना डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो E का डायरेक्शन क्या हो सकता है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है तो E को एक या तो x के डायरेक्शन में मानते थे या तो y के डायरेक्शन में मानते थे, और ये भी मानते थे कि सिर्फ वेव सिर्फ z डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है। ठीक है, उसमें हमने दो स्पेशल केस माना था, वेव सिर्फ z डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो x कोऑर्डिनेट के साथ है या तो y कोऑर्डिनेट के साथ है। ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x और y के बीच कोऑर्डिनेट से 45 डिग्री का एंगल बना के, किसी भी कोई भी एंगल बना करके हो सकता है। ठीक है, तो हम इस तरह से, इन जनरल हम इस तरह से वेव इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका अपना तीनों मैग्नीट्यूड होगा। ES क्या होगा, ES को कंप्लीट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, E का अपना x कंपोनेंट होगा EX, है ना, EXI प्लस EYJ प्लस EZ के। E का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो हर E का तीनों कंपोनेंट चेंज होगा। तो यहाँ पे यही इक्वेशन हमारे को EX के लिए भी लिखना पड़ेगा, EY के लिए भी लिखना होगा और EZ के लिए भी लिखना होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट के लिए लिखना होगा। तो अभी मैं ये इक्वेशन सिर्फ Z कंपोनेंट के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, हम लिखेंगे d2 EZ dx स्क्वायर प्लस d2 EZ dy स्क्वायर प्लस d2 EZ dz स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन EZ इक्वल टू 0। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हम क्या लिखते थे, E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा z। ठीक है, या फिर इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ ई नॉट, है ना, ई टू पावर माइनस जे बीटा z, है ना, इंटू ई टू पावर जे ओमेगा टी, इसका रियल पार्ट। और इस केस में हम ES को कैसे डिफाइन करते थे, ये ES हो गया, ES इक्वल टू माइनस जे बीटा z। अब
इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन, तीनों किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E इक्वल टू ई नॉट कॉस, मतलब ये इसको तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, बीटा, इसी को मैं लिख रहा हूँ अभी, है ना। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस बीटा के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस फॉर्म में लिखते हैं ना इन जनरल। ई नॉट कॉस, पहले ये पढ़ा रखा है ना मैंने, इन जनरल के वेक्टर डॉट आर वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे ये आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर जो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को बताता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, ये के एक्स है, ये के वाई है और ये के जेड है, ठीक है। हम लिखेंगे कि के एक्स स्क्वायर, तो इसका इस मॉड के वेक्टर का जो मॉडुलस होता है ये क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन होता है या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन होता है। अच्छा, इसको देख लेंगे, माइनस प्लस में भी कंफ्यूजन है, अभी कुछ भी, बस मैं अभी इतना लिख रहा हूँ, अभी डिसाइडेड नहीं है। मॉडुलस ऑफ के क्या होगा, यहाँ से मॉडुलस ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, के जेड स्क्वायर ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर हाँ अंडर रूट होगा, मॉडुलस ऑफ के नहीं मालूम, हम मान लेते हैं कि हाँ इसका जो मॉडुलस होता है मान लो कि इसको के स्क्वायर मान लेते हैं ना, या फिर मॉडुलस ऑफ के का स्क्वायर मान लेते हैं, मतलब हम इस तरह से इतना लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। यहाँ पे अगर के एक्स के वाई के एक्स और के वाई जीरो है ना, तो यहाँ पे के जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, के जेड स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, है ना। और यही बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। और गामा इक्वल टू क्या होता है, जे बीटा, अगर मीडियम लॉसी नहीं है तो, लॉसलेस मीडियम है तो गामा स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, डेल टू ई जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ई जेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ई जेड बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस, इसको मैं अभी लिख रहा हूँ, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर ई जेड इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड के जेड कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। एक्स के साथ जो चेंज हो रहा है उसका वो यहाँ पे किससे रिलेटेड होगा, के एक्स से रिलेटेड होगा, के वाई से रिलेटेड होगा या के जेड से रिलेटेड होगा। हम ये कह सकते हैं ना, के क्या होता है, के स्क्वायर है ना, जैसे यहाँ पे के स्क्वायर के जेड स्क्वायर क्या है, माइनस ऑफ गामा स्क्वायर है, ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट है ना गामा, ठीक है। मतलब के जेड और गामा, मतलब के जेड एक तरह से प्रोपेगेशन कांस्टेंट को बता रहा है, ठीक है। और जेड इलेक्ट्रिक फील्ड के जेड कंपोनेंट का एक्स का वेरिएशन है ना, ठीक है, ये जिसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये इसका प्रोपेगेशन होगा एक्स के डायरेक्शन में ई जेड का, ठीक है, और उसी का ये कांस्टेंट है। तो मतलब ये कहेंगे कि ये टर्म जो है ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जेड कंपोनेंट का वाई के टर्म में जो डिफरेंशिएशन है वो के वाई से रिलेटेड है। इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया जा सकता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल टू ई जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर ई जेड इक्वल टू 0 कॉमा डेल टू ई जेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर
ई जेड इक्वल टू 0 कॉमा del 2 ई जेड del z स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर ई जेड इक्वल टू 0। इसमें जो इसको मतलब मैं जितना मुझसे हो सका सिंप्लीफाई करके मैथमेटिक्स को उतना सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ। इसमें बहुत मतलब हाई फाई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, वो सब स्टेप मैंने स्किप कर दिए क्योंकि ये सब हमने पहले से पढ़ रखा था ना इस तरीके से, तो उसी का यूज़ करके मैं इस वेव गाइड्स की इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ। ये 3 इक्वेशन आ गया हमारे पास। देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेट नहीं करता है तो के वाई अपने आप ही 0 हो जाता है। अगर ये टर्म अपने आप ही 0 है, अगर हमेशा 0 है तो ये 0 आ जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि ये इससे रिलेटेड है। अगर ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये 0 हो गया मतलब अगर वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट नहीं कर रहा तो ये टोटल 0 हो जाएगा हमेशा, है ना। ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म पहले ही ख़त्म कर देते थे हम, है ना। ओके, इतना हो गया। अब एक चीज़ और हमें नोटिस करनी है यहाँ पे, उसके बाद फिर आसानी से डिराइव हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे जब भी हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और डेल डॉट ई इक्वल टू 0 यूज़ करते हैं, हमारे पास इस तरह का इक्वेशन आ जाता है ना, इस तरह का इक्वेशन आता है। फिर हम ये मान लेते हैं कि इन 3 डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट हो रहा है ना। हम ये मान लेते हैं कि ये z डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेल 2 ई बाई डेल जेड स्क्वायर, बाकी दोनों 0 हो गए, प्लस ओमेगा स्क्वायर न्यू एप्सिलॉन ई एस इक्वल टू 0, है ना। फिर हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं डी स्क्वायर, ये डिफरेंशियल के लिए मैं डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इक्वल टू 0। यहाँ से डी की जो वैल्यू आती है वो इमेजनरी आती है ना, प्लस माइनस जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन, इसको हम बीटा कहते हैं। अगर d की वैल्यू जब भी इमेजनरी आएगी, जब आप सॉल्व करेंगे तो e टू पावर इमेजनरी प्लस इमेजनरी e टू पावर माइनस इमेजनरी, वो हमेशा साइनसॉइडल कंपोनेंट देगा। ठीक है, हम ये कहेंगे अगर j ओमेगा का टर्म आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ई एस जो आ जाएगा e टू पावर जे बीटा, है ना, ई एस इक्वल टू प्लस बी इंटू ई टू पावर माइनस जे बीटा। ठीक है, फिर जब आप इसको ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई टू पावर जे ओमेगा टी भी साइनोसॉइडल वेरिएशन है, ये भी साइनोसॉइडल वेरिएशन है, ये आपको प्रोपेगेट होता हुआ फील होगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर डी की वैल्यू इमेजनरी नहीं आती है, तो अब ये कैसा बनेगा, ये आ जाएगा ई एस इक्वल टू ए इंटू ई टू पावर ओमेगा, जे बीटा नहीं आएगा ना, सिंपली बीटा आएगा। अगर जे नहीं है तो बीटा, यहाँ पे जेड भी आएगा, है ना, बीटा जेड प्लस बी इंटू ई टू पावर माइनस बीटा जेड। ठीक है, अब ये टोटल क्वांटिटी क्या होगी, रियल होगी। जब आप इसको ई टू पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वांटिटी भी रियल है, ये क्वांटिटी भी रियल है, ये सीधे इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो या तो इस टोटल टर्म को ये, अगर बी पॉजिटिव है तो ये टर्म क्या करेगा, एटेन्यूएट करेगा, और इस टर्म की वजह से टोटल मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका राइज करेगा। ठीक है, यहाँ पे वेव नहीं बन पाएगा। तुम इसको ठीक से देखो, ये क्वांटिटी रियल है तो z की हर वैल्यू के लिए क्या होगा, बीटा इक्वल टू ए इंटू बीटा इक्वल टू 2 मान लो, तो 2z, तो ये राइज करता हुआ टर्म, इसका एम्पलीट्यूड राइज करता चला जाएगा, और ये बस टाइम वेरिएशन होगा इसका यहाँ पे। ठीक है ना, तो अगर d की वैल्यू नेगेटिव इमेजनरी आएगी तो ये वेव बनेगा, प्रोपेगेट करेगा, वेरिएशन होगा इसका। ठीक है, अगर d की वैल्यू रियल आ जाती है तो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने के एक्स के वाई और के जेड यूज़ किया प्रोपेगेशन कांस्टेंट अलग अलग डायरेक्शन में, और के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन होगा। के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन।
और यहाँ पे भी हम इस तरह से इक्वेशन लिखते हैं, ये del 2 ES प्लस, अगर ये z डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है तो के जेड स्क्वायर ई जेड इक्वल टू ई एस इक्वल टू 0। के जेड स्क्वायर हम पॉजिटिव मान के चलते हैं यहाँ पे, तो ये इमेजिनरी आ जाता है टी की वैल्यू। यहाँ पे के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर को इतना होना है। के जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ये वैल्यू मीडियम और टाइम वेरिएशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और वेव गाइड में अगर ट्रैवल हो रहा है वेव, तो हम बाद में जब डिराइव कर लेंगे तो ये देखेंगे कि के एक्स और के वाई वेरिएबल है, इसको हम वेरी करा सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा वेव गाइड के डायमेंशंस पे, ठीक है। वेव गाइड एक क्लोज पाथ होगा ना जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करेगा, तो हम देखेंगे कि के एक्स और के वाई को हम वेरी करा सकते हैं। तो के एक्स और के वाई की वैल्यू अगर कम होगी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, इसमें देखो अगर ये पॉजिटिव है, ये भी हम पॉजिटिव ही लेकर चलते हैं। तो जैसे हम इक्वेशन डिराइव करते हैं, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन डिराइव करते हैं ना, तब ट्रैवलिंग वेव बनता है। अगर ये टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव है तो के जेड स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर डी क्या बन जाएगा, इधर जा करके इमेजिनरी, तो हमारे को ट्रैवलिंग वेव मिलेगा, यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे भी जी आएगा, ठीक है। अगर के जेड स्क्वायर एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, के जेड स्क्वायर नेगेटिव का, जब तुम इसको के एक्स और के वाई वेरिएबल इसको तुम बढ़ा दोगे, ये फिक्स है, तो एक टाइम के बाद के जेड क्या आ जाएगा, नेगेटिव, के जेड स्क्वायर एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी। अगर के जेड स्क्वायर एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो यहाँ पे ओवरऑल माइनस आएगा। अगर के जेड स्क्वायर एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो यहाँ पे ओवरऑल माइनस आएगा। अब जब तुम इसको डी के लिए सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी, रियल वैल्यूज आएंगी। रियल वैल्यूज आएंगी तो ये प्रोपेगेट नहीं करेगा, ठीक है, या तो बढ़ाएगा एक डायमेंशन तरफ और एक दूसरी तरफ घटा देगा ये। तो हम अभी के लिए इसको डिराइव करने के लिए मान के चलते हैं कि के एक्स और के वाई की वैल्यू इस तरह से सेट की गई है ताकि के जेड क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। के जेड नेगेटिव अगर आएगा, है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, फिर डी की वैल्यू रियल आएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम, के जेड स्क्वायर क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है ना, के जेड स्क्वायर को मैं माइनस गामा स्क्वायर मान लूँ, जहाँ पे गामा स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है उसमें हमने माइनस लगा दिया, ये इंश्योर करने के लिए कि के जेड स्क्वायर नेगेटिव क्वांटिटी है। और के एक्स और के वाई को ऐसे ही रहने देते हैं, के एक्स और के वाई पॉजिटिव है, ठीक है। हम इसके लिए क्या लिखेंगे, del 2 EZ बाई del Z स्क्वायर, है ना। के जेड स्क्वायर की जगह पे माइनस गामा स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस गामा स्क्वायर EZ इक्वल टू 0। और यहाँ पे इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर की जगह पे माइनस गामा स्क्वायर में लिखो, माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, और ये है ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। यहाँ पे हम गामा स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, है ना, या फिर गामा इक्वल टू रूट अंडर ये हो जाएगा, ठीक है। गामा क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए या इमेजिनरी होना चाहिए, हाँ, हमने जो मान रखा है उसके लिए गामा रियल होना चाहिए या इमेजिनरी होना चाहिए। गामा रियल होगा तभी गामा स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी ये क्वांटिटी क्या होगी, माइनस गामा स्क्वायर, तभी के जेड स्क्वायर क्या होगा, माइनस गामा स्क्वायर होगा। तो हम कहेंगे हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग गामा क्या होना चाहिए, गामा रियल होना चाहिए। गामा रियल होने का मतलब ही क्या होगा, के जेड स्क्वायर इज नेगेटिव। हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट ले रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जेड कंपोनेंट ले रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जेड कंपोनेंट का
हम सिर्फ z एक्सिस के साथ वेरिएशन इस इक्वेशन में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड के z कंपोनेंट का x एक्सिस के साथ वेरिएशन, देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट ही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट है। ये तीनों z कंपोनेंट अलग अलग नहीं है ना, ये तीनों z कंपोनेंट है। ऐसी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट भी होगा, उसके लिए भी हम 3 इक्वेशन लिखेंगे, y कंपोनेंट के लिए भी 3 इक्वेशन लिखेंगे। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की वजह से अगर Ez 0 है तो टोटल Ez क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तीनों के साथ वेरी कर रहा है ना, किसी एक के साथ भी अगर 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे, और तुम इसको जब डिराइव करोगे तो यहाँ मतलब Ez के लिए इक्वेशन लिखोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के z कंपोनेंट का z के साथ वेरिएशन है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे C1 इंटू ई टू पावर गामा z प्लस C2 इंटू ई टू पावर माइनस गामा z। ठीक है, गामा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वेव गाइड भी बना रहा हूँ। ठीक है, हम रेक्टेंगुलर वेव गाइड लेके चल रहे हैं, इसका शेप मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये हम z डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, ये तुम y डायरेक्शन मान लो बाहर की तरफ, और ये x डायरेक्शन मान लेते हैं। तो ये y डायरेक्शन बाहर की तरफ है, x ऊपर की तरफ, x क्रॉस y z आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हम 0 0 0 मान लेते हैं, ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट आएगा तो y के साथ ही वेरी करेगा, y एक्सिस ये बाहर की तरफ है, z के साथ भी वेरी कर, x के साथ भी वेरी करेगा और z के साथ भी वेरी करेगा। ठीक है, ये जो इसका सरफेस है, जितनी भी बाउंड्रीज है ना, वो प्योरली कंडक्टिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है कंडक्टर के बाहर नहीं जा सकता, है ना। कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, -1 होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 हो जाता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट नहीं कर सकती, है ना, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता, है ना। मतलब इस कंडक्टिंग प्लेन पे, ये जो कंडक्टिंग बाउंड्री है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ऊपर भी कंडक्टिंग है, ये पूरा क्या है, रेक्टेंगुलर, इसके जितने भी बाउंड्रीज है ना ये सारी तो 0 0 0 पे भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। ये पॉइंट क्या है, ये हम मान लेते हैं y डायरेक्शन में, इसकी लेंथ जो है ये b है, तो इस कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे 0 b 0। ठीक है, तो 0 b 0 पे भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि ये भी एक बाउंड्री है। उसी तरह से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये x के डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में हम मान लेते हैं हाइट a है, ये a 0, 0, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, और ये मीडियम जो मान लेते हैं, ये वेव गाइड, ये z डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ है इसकी। ठीक है, अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अच्छा ये Ez, ओके, अब इसको इतना रहने देते हैं। उसी तरह से ये Ez का इलेक्ट्रिक फील्ड के z कंपोनेंट का z एक्सिस के साथ वेरिएशन है, मैं इसको Ez लिखें। ओके, अगर मैं Ez लिखना चाहता हूँ, ये कैसे लिखेंगे हम, इसके लिए हम Ez के लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे कि x क्या लिया हमने, पॉजिटिव लिया है ना, तो ये साइनसॉइडल आ जाएगा, है ना। यहाँ पे d इक्वल टू क्या आ जाएगा, jkx प्लस माइनस jkx, है ना। तो Ezx इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे d इक्वल टू प्लस माइनस jkx आएगा, मतलब d1 इक्वल टू jkx और d2 इक्वल टू माइनस jkx। तो Ezx इक्वल टू आएगा C3 e टू पावर jkx और x के साथ वेरिएशन है प्लस C4 e टू पावर माइनस jkx, x के साथ वेरिएशन है। इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे कॉस का साइन आएगा, जे साइन कॉस का टर्म आएगा, जे साइन का टर्म आएगा, यहाँ पे भी कॉस का और जे साइन का, है ना। फिर कॉस कॉस वाले टर्म को एक साथ कर लोगे, दो कांस्टेंट ऐड, मतलब एक कॉस का आएगा टर्म और दूसरा साइन का आएगा। ठीक है, और फिर कांस्टेंट एडजस्ट करके मैं ओवरऑल लिख रहा हूँ, इसको डैश मान लो, तो ये C3
कॉस के एक्स एक्स प्लस सी फोर साइन के एक्स एक्स आ जाएगा, ई जेड एक्स इक्वल टू, और ई जेड वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के जेड कंपोनेंट का ही वाई एक्सिस के साथ वेरिएशन है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के जेड कंपोनेंट का यहाँ पे तीनों कंपोनेंट होंगे, जेड कंपोनेंट का वाई वेरिएशन देख रहे हैं, अभी एक्स वेरिएशन देखा और जेड वेरिएशन भी हम लिख चुके हैं। इसी तरह वाई वेरिएशन क्या आ जाएगा, C4 तक यूज़ कर चुके हैं, C5 कॉस के वाई वाई प्लस C6 साइन के ठीक है साइन के वाई वाई। ये ई जेड एक्स है, ये ई जेड वाई है और ये ई जेड जेड है। अब अगर मैं ई जेड एक्स वाई जेड तीनों के साथ वेरिएशन एक साथ लिखना चाहूँ तो ये आप कैसे लिखेंगे? इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ऐड करके लिखेंगे या तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखो तीनों ई जेड के लिए लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तीन अलग अलग कंपोनेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये तीनों क्या है, जेड कंपोनेंट है। अगर जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं ई जेड इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू साइन के जेड, यहाँ पे हम कहेंगे ई जेड टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है और जेड के साथ भी वेरी कर रहा है ना। अगर किसी एक के साथ भी वेरिएशन जीरो हुआ तो टोटल क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो अगर किसी एक के साथ भी वेरिएशन थी, क्योंकि तीनों ई जेड है, एक के साथ भी अगर जीरो हो रहा है वेरिएशन, ठीक है, तो वो टोटल जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ई जेड एक्स वाई जेड को क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये आ जाएगा C1 ई टू पावर गामा जेड, यहाँ पे ये याद रहे गामा पॉजिटिव है, ये हमने हमारे इसी अजम्पशन के बाद के बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, प्लस C2 ई टू पावर माइनस गामा जेड इंटू C3 कॉस के एक्स एक्स प्लस C4 साइन के एक्स एक्स इंटू C5 कॉस के वाई वाई प्लस C6 साइन के वाई। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो, इस वेव गाइड का ओरिएंटेशन जिस एक्सिस के अलॉन्ग है उसी एक्सिस का मैंने प्रोपगेशन कांस्टेंट के स्क्वायर को नेगेटिव माना है, ठीक है, उसी बेसिस पे कर रहे हैं। ओके, अब अगर इसका x के साथ वेरिएशन देखो तो यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। इसकी बाउंड्री लिमिट है ना x के टर्म में और y के टर्म में, z के टर्म में बाउंड्री लिमिट नहीं है, ठीक है, z के टर्म में दूर तक गया हुआ है, ठीक है। तो बहुत दूर जाने के बाद क्या होगा, ये टर्म एक्सपोनेंशियली राइज तो नहीं कर सकता, ठीक है, z की वैल्यू राइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम z इक्वल टू इन्फिनिटी पे चले जाओ तो ये इस टर्म की वजह से देखो ये दोनों टर्म ऑसिलेट करते रहेंगे, हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेंगे, ठीक है, या फिर वेरी करते रहेंगे ये 0 से 1, 1 से 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अगर ये टर्म इनफाइनाइट होगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो C1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अगर C1 0 हो गया तो अब ये क्या होगा, इतना बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये सिंगल कांस्टेंट है, ये इसको तुम ऐसा C2 C3 लिख सकते हो, C3 C4 C3 C5 C3 C6। तो अब C2 C3 को तुम क्या मान लो, ए कांस्टेंट, C यहाँ पे क्या था, C2 था ना, C2 C4 दूसरा कांस्टेंट B है ना, C2 C5 तीसरा कांस्टेंट कैपिटल C और ये कैपिटल D। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का Z कंपोनेंट ये आ जाएगा A cos के एक्स एक्स प्लस B साइन के एक्स एक्स इंटू C cos के वाई वाई प्लस D साइन के वाई वाई इंटू ई टू पावर माइनस गामा Z।
ठीक है, जहाँ पे गामा पॉजिटिव है ना, इस टर्म की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एटेन्यूएट करेगा। ओके, अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, है ना। यहाँ पे हमारा क्योंकि अब अभी भी 4 कांस्टेंट है जो कि अननोन है ना, तो 4 कांस्टेंट हम 4 बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं। 3 पॉइंट है हमारे पास, ये भी एक पॉइंट है। ओके, अगर हम इस सरफेस पे रहें तो z इक्वल टू हमेशा 0 है ना। A 0 0 पे देखते हैं, A 0 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हम A पुट करते हैं और y इक्वल टू 0, तो यहाँ से A cos kx x इक्वल टू हम A पुट कर रहे हैं ना। पहले हम 0 0 0 पुट करते हैं, 0 0 0 पुट करते हैं पहले, तो ये टर्म हो जाएगा A, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म C हो जाएगा। तो A इंटू सी इक्वल टू हमेशा 0 है, तो यहाँ से या तो A 0 होगा या तो C 0 होगा या फिर दोनों भी 0 हो सकता है ना। 0 0 0 पे बाउंड्री कंडीशन अगर लगाएंगे तो इसमें तुम एक काम करो, 0 0 0 छोड़ते हैं, इसमें तुम x इक्वल टू 0 पुट करो इस पूरे इक्वेशन में। x इक्वल टू 0 पुट करने पे पहले टर्म में क्या बचेगा, a है ना, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा c cos, यहीं पे कर देते हैं। इसमें जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a है ना, बाकी a इंटू दिस टर्म इंटू ई टू पावर माइनस गामा z, z के बारे में भी नहीं पता, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y z कुछ भी पुट कर लो, वाई जेड को वैरी भी करा दो, कितना भी वैरी कराओ, x इक्वल टू बस 0 फिक्स कर रखा है, x इक्वल टू 0 फिक्स कर रखा है, तो ये टर्म ये 0 1 देगा और ये 0 बस a देगा ना, तो a इंटू दिस टर्म इंटू ई टू पावर माइनस गामा z इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या आएगी, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, वाई जेड सरफेस है ना, वाई जेड सरफेस का मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 0 है मतलब ये सरफेस, x ऊपर की तरफ है ना, ये सरफेस हो गया ना, ये सरफेस जो है x इक्वल टू 0 ये सरफेस हो गया, x ऊपर की तरफ है ना, तो ये तो कंडक्टिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा है ना। और मतलब a इंटू दिस क्वांटिटी इंटू दिस क्वांटिटी इज 0, और ये क्वांटिटी हमने y हमने कुछ भी मान लिया, y और z, तो हो सकता है किसी y के लिए 0 हो, लेकिन y चेंज करोगे तो ये टर्म तो 0 नहीं होगा, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन को तो 0 इंश्योर करना है, तो इससे क्या हो जाएगा, a 0 हो जाएगा है ना, a इक्वल टू 0 है ना। ये कहाँ से आ रहा है, हम 0, y, z पे है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। उसी तरह से आप अगर x, 0, z पे चले जाइए, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे है ना, यहाँ पे x पुट किया हो तो ये वेरिएबल होगा है ना, और अगर y 0 पुट करेंगे तो ये c आ जाएगा है ना, ठीक है। z वेरिएबल है तो ये टर्म भी 0 नहीं होगा, x वेरिएबल है तो ये टर्म भी 0 नहीं होगा, तो c को 0 होना पड़ेगा। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लेन जो है ना, y इक्वल टू 0 का मतलब ये प्लेन हो जाएगा, तो यहाँ से c इक्वल टू भी 0 आ रहा है। तो अब इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गया, ई जेड एक्स वाई जेड इक्वल टू बी साइन के एक्स एक्स इंटू डी साइन के वाई वाई इंटू ई टू पावर माइनस गामा जेड इक्वल टू गामा जेड। अब बी डी फिर से एक कांस्टेंट आ जाएगा है ना, इस कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, इसको हम ई नॉट लिख देते हैं, साइन के एक्स एक्स इंटू साइन के वाई वाई, इतना आ जाएगा
अब यहाँ पे आप बाउंड्री कंडीशन यूज लगा करके के एक्स जो एक्स डायरेक्शन का प्रोपेगेशन कांस्टेंट है और के वाई की वैल्यू पता लगा सकते हैं। अब हम ये बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं ए 0 0 पे। हमने ए को कैपिटल ए को कैसे जीरो किया 0, y, z पे। अभी आप a 0 0 पे ये बाउंड्री कंडीशन लगाइए। x इक्वल टू आप a रख दीजिए इंटू ई टू पावर माइनस गामा z भी छूट गया ना, ये भी होगा। a 0 0 पे नहीं लगाते हम यहाँ पे लगाते हैं a, x इक्वल टू a है, y, 0 पे लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, ठीक है। अभी हमने कहाँ पे लगाया था इससे पहले, ये a, y, 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, a, y, 0 नहीं, z रहने दो। इससे पहले हमने 0, y, z पे लगाया था ना। 0, y, z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। क्लोज बाउंड्री तो एक नीचे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन आएगा। तो 0, y, z जो है ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका यूज़ करके हमने कैपिटल A इक्वल टू 0 कर दिया। और a, y, z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऊपर वाला प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्लेन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस प्लेन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E इक्वल टू 0 इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स इंटू ए, ये क्या होगा साइन के वाई, वाई तो आर्बिट्ररी है, वाई इंटू ई टू पावर माइनस गामा, जेड भी आर्बिट्ररी है। तो जेड आर्बिट्ररी तो उसको हम 0 नहीं मान सकते, ये भी आर्बिट्ररी तो हर बार 0 नहीं होगा, है ना। लेकिन आपको हर बार इसको तो 0 करना है, इसका मतलब ये 0 होगा। तो हम लिखेंगे के एक्स इंटू ए इक्वल टू एम पाई लिख सकते हैं, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहाँ से के एक्स इक्वल टू आ जाएगा एम पाई बाई ए। उसी तरह से सी को कैसे 0 किया था, एक्स 0 और z पे किया था ना। x 0 z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स जेड प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और y इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 का मतलब हो गया y इधर वाला एक्सिस है ना, ये अंदर वाला प्लेन है ना, अंदर वाला वर्टिकल प्लेन, ये वाला प्लेन। हम ये एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन, अब इस प्लेन का यूज़ करते हैं, ये जो मैं प्लेन दिखा रहा हूँ ना। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है b, और इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे x होगा और z होगा। तो हम x, b, z पे लगाते हैं। यहाँ पे भी बाहर वाले प्लेन पे भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो x, b, z पे अगर आप यूज़ करेंगे, है ना, तो यहाँ से के वाई इक्वल टू क्या आना पड़ेगा, y इक्वल टू क्या है b है, तो के वाई इंटू बी इक्वल टू एन पाई। हम लिखेंगे के वाई इंटू बी इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ से के वाई इक्वल टू आ जाएगा एन पाई बाई बी। एम और एन कोई भी इंटीजर होंगे। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट इक्वेशन लिख सकते हैं। ई जेड एक्स, वाई, जेड इक्वल टू ई नॉट साइन एम पाई बाई ए इंटू एक्स इंटू साइन एन पाई बाई बी इंटू वाई इंटू ई टू पावर माइनस गामा जेड। ठीक है, जहाँ पे गामा क्या होता है, तो अपनी कॉपी में देखो इस तरह से लिखा होगा ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर है, और के जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस गामा स्क्वायर है। तो माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, ओके, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। तो यहाँ से गामा क्या हो जाएगा, रूट अंडर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। के एक्स की वैल्यू है
एम पाई बाई ए, एम पाई बाई ए स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। हाँ अच्छा, ये गामा है। अच्छा गामा, ओके। तो यहाँ से हमने ई जेड एक्स वाई जेड पता लगा लिया। अभी हमें क्या क्या पता लगाना है, ई एक्स एक्स वाई जेड है ना, इसी तरह से ई वाई एक्स वाई जेड, एच जेड एक्स वाई जेड, एच एक्स एक्स वाई जेड और एच वाई एक्स वाई जेड। इसमें हम इन 6 क्वांटिटी में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी तीनों कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के भी तीनों कंपोनेंट है, लेकिन ये हमें नहीं पढ़ना है। हमें इसका एक स्पेशल केस पढ़ना है, जिसमें से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जेड कंपोनेंट माना है ना, जिस कंपोनेंट के अलोंग हमारा वेव गाइड है, उस कंपोनेंट के अलोंग हम या तो ई जेड लेंगे या फिर हम एच जेड लेंगे। हमने वेव गाइड के ओरिएंटेशन के अलोंग ई जेड लिया है, ई जेड नॉन ज़ीरो है, ठीक है। एच जेड को हम ये हमें पढ़ना है, एच जेड इक्वल टू ज़ीरो। मतलब हम क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट वेव गाइड के अलोंग नहीं है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट ये बी के बाहर नहीं कर सकता, ऊपर के डायरेक्शन में ए के बाहर नहीं कर सकता, तो ये जेड के डायरेक्शन में ही प्रोपेगेट कर रहा है वेव, ठीक है। या फिर एनर्जी जेड के डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रही है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोपेगेशन के अलोंग नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट प्रोपेगेशन के अलोंग नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर टी एम वेव, टी एम वेव, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव। इस केस में हम एच जेड को ज़ीरो कर देंगे, लेकिन अभी भी हमें ये 4 क्वांटिटी पता करनी है। इसी तरह से अगर इसको हम ज़ीरो कर दें, है ना, इसके लिए अभी हमने डिराइव किया है, इसको अगर हम ज़ीरो कर दें तो इसको हम ट्रांसवर्स टीई वेव कहेंगे। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्रांसफर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये टीई वेव, टीई मोड हो जाएगा। ये टीएम मोड है और ये टीई मोड। हाँ नहीं, अब अभी हमने टीएम के लिए किया है, ये नॉन ज़ीरो है ना, इसके लिए डिराइव किया है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम टी के लिए डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई जेड कंपोनेंट नहीं होगा, ई जेड ज़ीरो होगा, हाँ हाँ, ये यही केस पढ़ना है, ठीक है। 2 अलग अलग तरीके के वेव पढ़ना है, जनरल वेव नहीं पढ़ना है। बाकी 5 बचेंगे, बाकी 5 कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ओके। तो हम ये नॉन ज़ीरो मान के चल रहे हैं, ये हमने डिराइव भी कर लिया। अब बाकी ये सब डिराइव करने के लिए या तो हम फिर से इसी प्रोसीजर से हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम इस इक्वेशन को यूज़ कर लें। डेल क्रॉस ई एस इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस डी बी बाई डी टी, है ना, माइनस जे ओमेगा म्यू एच एस, है ना, और डेल क्रॉस एच एस इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एस। डेल क्रॉस ई एस क्या होगा, अगर डेल क्रॉस ई एस कैलकुलेट करो तो इसको हम लिखेंगे आई जे के डेल बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी बाई डी जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एस का एक्स कंपोनेंट, ई एस वाई कंपोनेंट और ई एस, तो स्पेस का ठीक है, ई जेड एस में हटा दे रहा हूँ, ई एक्स ई वाई ई जेड, ठीक है। ये किसके इक्वल है, माइनस जे ओमेगा म्यू, एच एस को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एच एक्स आई प्लस एच वाई जे प्लस एच जेड के
अब यहाँ से आई वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी बाई डी वाई ऑफ डी ई जेड बाई डी वाई माइनस डी ई वाई बाई डी जेड आई, है ना, प्लस ये आ जाएगा डी बाई डी जेड ऑफ एक्स डी बाई डी जेड ऑफ ई एक्स इन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई जेड टू जे प्लस के का कंपोनेंट आ जाएगा डी बाई डी ई वाई बाई डी एक्स माइनस डी ई एक्स बाई डी वाई के, ये किसके इक्वल होगा, माइनस जे ओमेगा म्यू एच एक्स, है ना, माइनस जे ओमेगा म्यू एच वाई, ये जे जो है ना ये रूट -1 है और ये जे वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं, चलो ठीक है, एच वाई जे ये आई और माइनस जे ओमेगा म्यू एच जेड के। अब यहाँ से आई आई इक्वेट करोगे, है ना, तो यहाँ से तुम्हारे को इक्वेशन मिलेगा डेल ई जेड बाई डेल वाई डेल ई वाई बाई डेल जेड इक्वल टू जे ओमेगा म्यू एच एक्स। अब देखो अगर एच जेड 0 नहीं है, ई जेड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, ये 4 हमारे को करना है, ठीक है, एच जेड भी मान लें कि फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 5 अननोन होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 इक्वेशन बन रहा है। उसी तरह से ये अगर लगाओगे तो फिर 3 इक्वेशन आएंगे, 6 इक्वेशन आएंगे, ठीक है, 5 क्वांटिटी अननोन है। अगर तुम एच जेड 0 कर दे रहे हो तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा केस, एच जेड 0 करोगे तो ये 0 आ जाएगा, है ना, ये 0 आएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, डेल ई वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल ई एक्स बाई डेल वाई, ठीक है। उसी तरह से जब इसमें लगाओगे, है ना, इसमें भी तुम क्या करोगे, एच जेड इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये वाला टर्म 0 आएगा, तो वहाँ से भी थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। जैसे ई जेड का डबल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना था ना, उसको हमने सॉल्व किया था, ई एक्स का भी ई वाई एच जेड सबका डबल डिफरेंशिएशन का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। वो कैसे बनेगा, यहाँ से जैसे ई वाई पता लगाना है, ई वाई के टर्म में एक डिफरेंशियल आ गया, ई वाई के टर्म में जो डिफरेंशियल आया वो एच एक्स पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे एच एक्स का जो डिफरेंशियल आएगा वो ई वाई का डिपेंडेंट होगा, तो यहाँ पे तुम्हारे को फिर से एक क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, एक कर लेना पड़ेगा, तो डेल ऑफ एच एक्स आएगा, डेल ऑफ एच एक्स को तुम क्या करोगे, ई वाई के टर्म में लिखोगे और इसका कर्ल तो नोन है, तो अभी हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक और क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर कर्ल लेकर के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर सबके एक्सप्रेशन आएंगे, है ना। तो इतना करने से अच्छा है कि मैं सबके एक्सप्रेशन लिख दूँ। तो टी एम मोड के लिए हम लिखेंगे ई जेड का एक्सप्रेशन वहाँ से आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन यहाँ से लिख लोगे, एच जेड इक्वल टू 0। मैं बाकी एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, बाकी एक्सप्रेशन याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्वेश्चन में पता चल जाएगा बाकी एक्सप्रेशन याद रखना है कि नहीं, लेकिन बाकी एक्सप्रेशन पता कैसे लगाना है, ठीक है। देखो गेट में अगर बाकी एक्सप्रेशन पता लगाने के लिए आएगा तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी नहीं होगी, वो एक ईजी कैलकुलेशन देंगे, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट पता बाकी कंपोनेंट पता लगाने का प्रोसीजर पता होना चाहिए, ठीक है। आप डेल क्रॉस ई एस और डेल क्रॉस एच एस के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, डेल क्रॉस कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 इक्वेशन आएंगे, ठीक है। उसमें से 6 इक्वेशन आएगा, है ना, ई के 3 कंपोनेंट, एच के 3 कंपोनेंट, एच का एक कंपोनेंट 0 होगा और ई का एक कंपोनेंट अननोन होगा, एच के 2 कंपोनेंट अननोन होंगे, ई के भी 2 कंपोनेंट अननोन होंगे, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो सिर्फ ई एक्स और ई एक्स में नहीं होगा, ई एक्स और एच एक्स में होगा, तो फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो हर कोई क्या बनेगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, तभी एक सिंगल टर्म आ पाएगा, फिर उसका तुम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाओगे। तो या तो वो याद रखो या फिर अभी जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ वो याद रखो।
ई एक्स वाई जेड इक्वल टू आ जाएगा से, और एच स्क्वायर इक्वल टू है के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा गामा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अभी हम टीई मोड पढ़ते हैं। टीई मोड में क्या हो जाएगा, ई जेड इक्वल टू जीरो। देखो ई एक्स भी जीरो हो सकता है ना, ई जेड इक्वल टू जीरो का मतलब वेव गाइड का जो ओरिएंटेशन है, वेव प्रोपेगेट जो हो रही है वो जेड डायरेक्शन में हो रही है ना, तो प्रोपेगेशन के डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे एच जेड का जो एक्सप्रेशन आएगा वो एच नॉट उसी तरह का एक्सप्रेशन आएगा, इसका डेरिवेशन भी ठीक वैसा ही होगा, तो मैं वो डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पे एच नॉट उसमें साइन का टर्म आता था, इसमें कॉस का टर्म आएगा। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बाकी दो कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बाकी दो कंपोनेंट वो बुक में दिया हुआ, वो देख लेना। और यहाँ पे भी सब कुछ वैसा ही होगा, मतलब ये क्या है, ये के एक्स है, ये के वाई है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, के जेड स्क्वायर को माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। तो यहाँ से भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वही फार्मूला आ जाएगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ, सब कुछ वैसे ही आएगा।